हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, थोड़े से स्ट्रेस में हो। और स्ट्रेस तो बेटा बहुत जरूरी है। स्ट्रेस थोड़ा होगा तभी तो परफॉर्मेंस आप अच्छे से दे पाओगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने अभी तक एक क्लास इसकी डन करी है। हमारी क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलमोस्ट वन शॉट या मैक्सिमम 2 पार्ट्स में हर एक चैप्टर को डन करने वाले हैं। सबसे पहले इस सीरीज में, इंडियन इको की सीरीज में बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए मैंने फर्स्ट यूनिट को उठाया। फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी, और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये है बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, उसमें कैसे कैसे रिफॉर्मेशन हुए, पॉलिसीज क्या बनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने थोड़ा बैंड बजाना स्टार्ट करा अलग अलग सेक्टर्स में। सारे डिस्कशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम इसका पार्ट बी कर रहे हैं। लास्ट सेशन में 1 आवर का सेशन था, मैंने आपको मोर देन 50% टॉपिक कंप्लीट करा दिया, एक एक कॉन्सेप्ट बिना कुछ छोड़े। सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट था, और बिल्कुल एकदम विद पर्टिकुलर नोट्स अच्छे से बताए थे। और नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। और अच्छे से समराइज फॉर्म में है, बट सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आप ये कर लोगे, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। बट थोड़ा जो कंटेंट है इसमें मैंने बिल्कुल लिमिटेड करा है। अगर मैं बोल रहा हूं कोई पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे बुक से अच्छे से डेप्थ में रीड कर लेना। ये पॉइंट्स तो मेजर है, जो मेन है आपको समझ आ जाएंगे। बट आप और थोड़ा बुक से पढ़ोगे तो आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा लिखने के लिए। स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर आपने इस सीरीज का यूनिट 1 का पहला सेशन पार्ट 1 देखा है, तो मैंने आपको बताया था बेटा, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत अच्छी थी। मतलब वो जो है एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छे से करती थी, उसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस थी। हम जो है फॉरेन कंट्री से बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड करते थे, जितनी भी एशियन एंड यूरोपियन कंट्री है वहां से बहुत अच्छे से ट्रेड करते थे, प्रोडक्शन करते थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए। मतलब बहुत सारे पॉइंट अच्छे थे। फिर जैसे ही कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में चेंजेस लाना स्टार्ट करे। लास्ट क्लास में सबसे पहला चेंज हमने देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर में। 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के आते हैं हमने 4 पॉइंट देखे थे। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। नंबर 2 हमने देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करा, जहां पे उन्होंने फार्मर्स को बोला कि आप सेल्फ कंजम्पशन वाली क्रॉप्स यानी व्हीट, राइस, ये सब छोड़ो और अब शिफ्ट करो कैश क्रॉप से, लाइक कॉटन, जूट, ताकि ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल मिल जाए अच्छा। और उनके लिए उन्होंने फार्मर्स को एक्स्ट्रा पैसे लालच दिया। थर्ड पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, क्योंकि हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे पास फर्टिलाइजर्स, मेन्योर वगैरह नहीं थे अच्छे से, सीड्स अच्छे से नहीं थे, और फार्मर्स ने उसकी कोई मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनपे कोई स्टेप भी नहीं लिया। वो कह रहे जैसा चल रहा है चलने दो, हमें कॉटन, जूट, इंडिगो मिल रहा है, हम उससे खुश है, बाकी इंडियन फार्मर्स को मरने दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट था हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, की रेनफॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। 4 पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बताए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करे। फिर आए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बैंड बजा दी, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आई इंडस्ट्रियल सेक्टर में। उनसे पहले हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से आने से पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था, और हम बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे एशिया एंड यूरोप में, बहुत ज्यादा, क्योंकि फेमस था ना, हर बंदा डिमांड कर रहा था, बहुत एक्सपोर्ट करते थे हम। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के आते ही उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैंड बजाने के लिए कुछ चेंजेस स्टार्ट करे फिर से। अब वहां पे पॉइंट क्या थे? सबसे पहला पॉइंट था डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसमें उन्होंने 2 फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना। सेकेंड पॉइंट था बेटा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, कोई टैक्स नहीं है। अगर इंडिया इंपोर्ट करेगा फिनिश गुड ब्रिटेन से, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स, तो उस पर हैवी टैक्स लगा दिया, ताकि इंडिया के गुड्स कहीं कोई खरीद ना पाए ड्यू टू हाई प्राइसेस। और हमने देखा था मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन था, पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज आ रहा था, ब्ला ब्ला, बहुत सारे पॉइंट्स थे। आप फर्स्ट पार्ट में बहुत डेप्थ में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देखिए, फिर यूनिट 2 के लास्ट पार्ट बी पे आइए, और अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटा लगेगा। इस टॉपिक को भी हम सारे निपटाते चलेंगे फटाफट। तो आई गेस हमने 5-10 मिनट लिए होंगे, आपको पूरा रिकॉल करा दिया, स्ट्रक्चर दे दिया। अब हम आते हैं यूनिट 1 के इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के सेकंड लेक्चर में, सेकंड पार्ट में। और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा निपटाने वाले हैं फुल डेप्थ में। थर्ड सेक्टर अगर आपको याद हो ना, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला था एग्रीकल्चर, वो डन। सेकंड था इंडस्ट्री, वो डन।
थर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है फॉरेन ट्रेड सेक्टर। इसके बाद दो नकली नकली से बचेंगे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पे सबसे पहले फोकस करेंगे अगर आप फॉरेन ट्रेड सेक्टर। पहले देखो सेक्टर का मतलब क्या है। हर एक कंट्री अपने गुड जो प्रोड्यूस करते हैं वो डोमेस्टिकली तो बेचती है। डोमेस्टिकली मतलब इंडिया में मान लीजिए आज टाटा मोटर्स की कंपनी है, वो चाहेगी कि जो उसकी प्रोड्यूस कार है, कोई भी टाटा की कोई भी कार, वो इंडिया के अंदर अंदर डोमेस्टिकली तो परचेज हो, साथ में हम बाहर भी लोगों को वो कार बेचे, एक्सपोर्ट करें, ताकि फॉरेन करेंसी इंडिया में आए। हर कंट्री का ये एम रहता है, हमारे गुड्स इतने अच्छे हो कि हमारे कंट्री के लोग तो खरीदे, साथ में बाहर से भी उनकी डिमांड जाए, ताकि हम जब बेचे तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आ सके, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो बेटा फॉरेन ट्रेड सेक्टर में हम उन चीजों पे डील करेंगे जो बेसिकली मेजर तौर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डील करती है। फॉरेन ट्रेड का मतलब ही क्या है? फॉरेन ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब अगर आपको बताओ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए बहुत फेमस था। तो हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था तो इंडिया में डोमेस्टिकली तो वो जाते ही जाते थे, साथ में हम बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे उन गुड्स का। कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, कुछ इंपोर्ट करते थे। एशियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे फॉरेन ट्रेड सेक्टर में, मतलब उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंजेस करे। उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ ऐसे चेंजेस करे जिससे अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिले। उन्होंने कहा भाई ये एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं अदर कंट्रीज को, भाई सारा बेनिफिट हम लेंगे इनसे। तो उसने फॉरेन ट्रेड सेक्टर में कुछ ऐसे चेंजेस लगाने स्टार्ट करे जिससे अल्टीमेटली सारा बेनिफिट इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो सारा एक्सपोर्ट, मतलब आप लगा लो अदर कंट्रीज से शिफ्ट करके सारा एक्सपोर्ट जो है शिफ्ट कर दिया कहां पे? अपना ब्रिटेन में। और ब्रिटेन बहुत लो प्राइसेस पे उनसे परचेज करता था, खुश होता था, बढ़िया एकदम मस्त उसका चल रहा था सीन, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो यहां पे हमें फॉरेन ट्रेड सेक्टर में इन्हीं को डील करना है कि क्या हो रहा था। तो 3 पॉइंट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, आप आराम से देखो, कोई नहीं है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया था सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। पहला पॉइंट, ब्रिटिशर्स ने बोला इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा। पहले क्या एक्सपोर्ट करता था? प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स, सब कुछ करता था। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला आज के बाद इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, और एक्सपोर्ट भी सिर्फ क्या करेगा? प्राइमरी प्रोडक्ट्स करेगा। सिर्फ एक्सपोर्ट क्या करेगा? प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, तू कह रहा है सबसे पहले इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ सिल्क, रॉ वूल, शुगर, इंडिको, जूट एक्सेट्रा, रॉ। एंड इसके साथ साथ इंडिया को प्राइमरी इंपोर्टर बना दिया फिनिश प्रोडक्ट्स का। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे इंडिया पे कब्जा करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा इंडिया आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करोगे सिर्फ। इंडिया ने बोला सर मुझे तो फिनिश गुड भी एक्सपोर्ट करना है। ब्रिटिश ने कहा ना ना ना, ऐसे बदमाशी नहीं भाई, बदमाश बना दूंगा तुझे सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है और हमेशा तुझे इंपोर्ट करना है फिनिश प्रोडक्ट्स। फिर से रिपीट करो, पहला पॉइंट फॉरेन ट्रेड सेक्टर का है इंडिया को प्राइमरी लेवल पे एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, मतलब सारा कच्चा माल इंडिया से ब्रिटेन जाता था, वो लोग सस्ते प्राइसेस पे खरीद लेते थे, फिर उसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते थे और ब्रिटेन वाले इधर बेचते थे इंडिया में हेवी प्राइसेस पे। तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल, ब्रिटेन में वहां गुड्स बन रहे थे और फिर इंडिया उन्हीं प्राइमरी फिनिश गुड्स को वापस से इंपोर्ट करता है एट हेवी प्राइसेस, हाई प्राइसेस। तो दोनों साइड से इंडिया को मार रहे थे। पहले सस्ते रेट पे रॉ मटेरियल बेच रहे थे, फिर महंगे रेट पे रॉ मटेरियल परचेस करवा रहे थे। तो पहला पॉइंट ने बोला फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, रॉ सिल्क वगैरह ये सब, एंड इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन, क्लोथ्स। यहां देखो, यहां रॉ सिल्क की बात हो रही है, यहां सिल्क की क्लोथ्स की बात हो रही है। रॉ वूल, यहां पे वॉल्यूम क्लॉथ्स की, शुगर, इंडिको, जूट, ये सब सारा रॉ है और यहां पे उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो पहला पॉइंट अब याद रखना, इंडिया सर प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन गया था और फिनिश प्रोडक्ट्स का इंपोर्टर बन गया था। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब आप सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा। सेकंड पॉइंट कह रहा है मोनोपोली कंट्रोल।
मोनोपोली मतलब होता है एकमात्र। आपने अगर याद होगा, आपने 11th क्लास में फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ा था मोनोपोली। मोनोपोली होता है जहां पे सिंगल सेलर होता है, जिसका पूरा कंट्रोल होता है। तो मोनोपोली कंट्रोल का मतलब समझो फुल कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल ने इंडिया के ट्रेड पे पूरा कंट्रोल ले लिया था। मतलब इंडिया का जो ट्रेड है वो कहां है, किधर जाएगा, किसको मिलेगा, कितने में मिलेगा, ये सब डिसाइड कौन कर रहा है? ये ब्रिटिशर्स डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए बोला मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का इंडिया के फॉरेन ट्रेड में मोनोपोली कंट्रोल था। अब सर कैसे था? तो देखो इसमें पॉइंट। सबसे पहले उन्होंने पता क्या बोला ब्रिटिशर्स ने? कह रहे मोर देन हाफ ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बोल दिया भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल के लिए समझिए। अगर यहां पे इंडिया है और इंडिया ने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट देखो, पहले तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करोगे सिर्फ। इंडिया ने कहा चलो भाई ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपोर्ट भी अपनी मर्जी से नहीं, मैं बताऊंगा। वो कह रहे हैं मान लीजिए आपने 100 केजी रॉ सिल्क उगाया, 100 केजी रॉ सिल्क उगाया। अब इसमें से मोर देन मेजॉरिटी पार्ट जो है, मोर देन हाफ, वो तो हम सीधा सीधा ब्रिटेन को दे देना। सर एग्जैक्ट कितना? बेटा एग्जैक्ट कुछ नहीं है, आप मतलब ब्रिटेन अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बताएगा। उसे मान लो 100 में से 70 केजी चाहिए, 60 चाहिए, 50 चाहिए, तो जितनी भी उसको डिमांड है, इंडिया की पहले रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में जाएगा, पहले उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए ब्रिटेन ने बोला भाई मुझे तो 60 केजी चाहिए, तो पहले 60 केजी रॉ मटेरियल ब्रिटेन पे जाएगा। तो इंडिया ने कहा चलो सर आपको तो 60 दे दिया, अब 40 हम बेच ले। ब्रिटेन ने कहा ना 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 ना, मोनोपोली कंट्रोल मिला है, पहले 100 में से तू 60 मेरे को दे, पहली कंडीशन। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन कितना हो गया? 40 केजी, ये तू कहां देगा? ये भी मैं डिसाइड करूंगा, ये भी मैं डिसाइड करूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले पॉइंट में क्या बोला? इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया। सेकेंड पॉइंट में ब्रिटिश रूल का मोनोपोली कंट्रोल था। इसका मतलब एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कहां करना है, इसका कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा। और इसमें उन्होंने क्या बोला? कह रहे मोर देन हाफ जो है वो ब्रिटेन भेज दे, जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है वो आप 3 कंट्रीज में और भेज देना जो ब्रिटेन के बहुत चमचे थे, दोस्त थे। पहला चाइना, दूसरा पर्सिया, तीसरा सिलोन। कौन कौन सा बोला बेटा? चाइना, पर्सिया, सिलोन। अब ये जो चाइना तो आपको बताइए, पर्सिया ना बेटा ईरान है, ईरान का पहले नाम होता था पर्सिया। और सिलोन जो है आपका, ये है श्रीलंका। श्रीलंका आपने सुना होगा, ये सिलोन श्रीलंका का पहला नाम था। तो यहां पे आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ोगे, मोर देन हाफ ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। पहले आधा किसको भेजेंगे? ब्रिटेन को। फिर जो रिमेनिंग बचेगा, कह रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन टू फ्यू अदर कंट्रीज। और अदर कंट्रीज कौन सी है? एमसीक्यू में पूछ लेगा, चाइना, पर्सिया, सिलोन। अभी वाले नाम मत ले लेना, ईरान और श्रीलंका, पहले वाले चाइना, पर्सिया और सिलोन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, एब्सोल्युटली क्लियर। फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहला फॉरेन ट्रेड सेक्टर में पहला पॉइंट क्या है? प्राइमरी एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। पॉइंट नंबर 2, मोनोपोली कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश रूल का। इसमें क्या बोला? कह रहे भैया आधे से ज्यादा पहले आप ब्रिटेन भेजोगे रॉ मटेरियल, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अपनी मर्जी से नहीं, जहां हम बताएंगे उस कंट्रीज में। कौन सी कंट्रीज? चाइना, पर्सिया, सिलोन। चाइना, पर्सिया और सिलोन। अब समझो आगे। अब 100 केजी में से, इसी का थर्ड पॉइंट बता रहा, 100 केजी में से 60 केजी ना ब्रिटेन भेजना है। 100 में से 60 केजी ब्रिटेन भेजना है। अब ये है इंडिया, ये है ब्रिटेन। इंडिया से सामान निकला रॉ मटेरियल 60 केजी, ऐसे 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 रास्ते से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, घूम फिर के ऐसे 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 करके ब्रिटेन चला गया। ये रास्ता था इंडिया से ब्रिटेन तक का। ब्रिटेन ने सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार हमने मोनोपोली कंट्रोल तो ले लिया, मतलब मेजॉरिटी पार्ट पोर्शन हमारे पास आएगा, लेकिन जो ऐसे ऐसे करके रास्ता है ना, सांप बन रहा है जो नागिन वाला, कह रहा है इसमें मजा नहीं आ रहा हमें, इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, इसमें हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा। जब हमें डेली बेसिस पे इनसे रॉ मटेरियल लेना ही है और इन्हें फिनिश गुड्स देने ही है, तो अपन लोग एक काम करते ना, अपन इंडिया से लेके ब्रिटेन तक का एक शॉर्टकट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? शॉर्टकट। और बेटा इस शॉर्टकट को, ये जो है ना,
इसे बोला था सुएज कैनाल। क्या बोला था बेटा? सुएज कैनाल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 1869 में जब ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप मेजॉरिटी पोर्शन हमें दोगे रॉ मटेरियल का और हमसे फिनिश गुड लोगे, तो ब्रिटिशर्स को एक प्रॉब्लम आई कि जो वाटरवे था, समुद्र का रास्ता था, वो बहुत लंबा चौड़ा था। तो वाटर में ही एक वाटरवे शॉर्टकट बनाया गया जो डायरेक्टली इंडिया और ब्रिटेन को बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जोड़ता था। इसका मेजर पर्पस था, जब आप रॉ मटेरियल लेंगे या फिनिश गुड देंगे इंडिया में, तो वहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो, टाइम कम लगे, हमें लेस एक्सपेंसिव पड़े, बेनिफिट ज्यादा हो। तो ब्रिटिशर्स ने अपने कंप्लीट बेनिफिट के लिए एक काइंड ऑफ शॉर्टकट बनाया था, एक डायरेक्ट शॉर्टकट वाटरवे बनाया था जो इंडिया और ब्रिटेन को डायरेक्टली जोड़ता था, जिसका पर्पस मैंने आपको बता दिया। तो थर्ड पॉइंट यहां पे यही है, और इसको पर्टिकुलरली आप स्टार बना लीजिएगा प्लीज। वो है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। डेट याद रखेंगे बेटा, 1869 में सुएज कैनाल ओपन करा था। पॉइंट देख लो क्या है सुएज कैनाल। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट ट्रेड रूट। क्या बोला? इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट ट्रेड रूट, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट था, तो अब देखिए डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स। बेसिकली एक वाटरवे था, तो शिप्स के लिए रास्ता था बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। और सेकंड पॉइंट बोला, वो रिड्यूस करता था। क्या रिड्यूस करता था? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड इजी एक्सेस टू दी मार्केट। दिस इज सुएज कैनाल वाला पंगा मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, फिर से आराम से। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में 3 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर बना दिया फिनिश प्रोडक्ट्स का। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं बेटा आपसे, पॉइंट नंबर 2 में मोनोपोली कंट्रोल जो है, फुल कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया। इसके अंदर सेकंड के अंदर 3 पॉइंट है। पहला, मोर देन हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल ब्रिटेन की तरफ जाएंगे। जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो ब्रिटेन कुछ कंट्रीज बताया जहां पे जाएगा, चाइना, पर्सिया और सिलोन। इसके साथ साथ एक शॉर्टकट वाटरवे बनाया, डायरेक्ट रूट, जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में रास्ता था, जिसे नाम दिया सुएज कैनाल इन 1869, और जिसका पर्पस था जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसे रिड्यूस किया जाए और मार्केट का इजी एक्सेस मिले ब्रिटेन को। कंप्लीट बेनिफिट किसका चल रहा है? ब्रिटेन का। वो सारी चीजें वही कर रहा है जिसमें उसका बेनिफिट निकल के आ रहा है, क्योंकि उसे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड इधर उधर से ले जाने में डिफिकल्टी आ रही थी, तो उसने सुएज कैनाल को इंट्रोड्यूस कर दिया। राइट, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट एकदम क्लियर है बेटा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 3। अब देखो पॉइंट नंबर 3 बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है। पहले आप मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 क्या था? सर पॉइंट नंबर 1 था एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल करेगा और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। दोबारा से बोलो, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा देखो, इंडिया जो है वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल, या जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल कर रहा है। जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल तो पैसा इंडिया में आएगा नहीं आएगा? सर कैसी बात करो सर? अरे बेटा कम आएगा, मुझे पता है सस्ते प्राइसेस पे ले रहा है, बट पैसे तो देगा, फ्री में थोड़ी लेगा। जब एक फार्मर बाहर बेचेगा तो उसे कुछ तो पैसा मिलेगा। तो जब इंडिया फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन में गुड्स, तो उससे कुछ अमाउंट आ रहा था फॉरेन करेंसी, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोर्ट सरप्लस। मान लीजिए आपके पास, आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, 100 रुपए आपने कमाए, आपने इंपोर्ट भी कराए और इंपोर्ट में मान लो 40 रुपए का इंपोर्ट कराए, तो 60 का नेट में एक्सपोर्ट बचेगा ना, और वो होता है एक्सपोर्ट सरप्लस। आपने 60 रुपीज कमाया पूरे ट्रांजेक्शन में। तो जब इंडिया, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स, तो उससे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट में सरप्लस आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने देखा यार हम एक और चीज कर सकते हैं, उन्हें तो बैंड ही बजानी थी ना, कह रहे ढंग से ढोल, बिल्कुल ढोल बजा देंगे इस बार। कह रहे इंडिया आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो, किधर करना है वो बता दिया, बच गया फिर कहां करना है वो भी बता दिया, सुएज कैनाल भी ओपन कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद जो रेवेन्यू आपको जनरेट होगा ना, उससे उसे खर्च कहां करना है ये भी हम बताएंगे। मतलब रॉ मटेरियल देना है हम बताएंगे, कहां देना है हमें देना है, हाफ वाला सुएज कैनाल के थ्रू, बाकी चाइना, पर्सिया, सिलोन को दे देना, और एक्सपोर्ट करने के बाद जितना भी सरप्लस आएगा, रेवेन्यू आएगा, उसे कहां लगाना है वो भी हम बताएंगे। अब आप खुद सोचो, इंडिया का पैसा कौन लगा रहा है? ब्रिटिशर्स लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो बेटा इंडिया की डेवलपमेंट में करेंगे या उन एक्टिविटीज में जिससे ब्रिटिशर्स को बेनिफिट हो?
सर ऑब्वियसली बात है, इंडिया की डेवलपमेंट तो उन्हें करनी नहीं थी ना। अगर इंडिया डेवलप हो गया, एजुकेशन दे दी, हेल्थ दे दी, तो वो तो तो वो तो रूल ही नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस था उसे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डाला, मतलब फालतू की एक्टिविटीज। सर कौन सी? मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में अपना ऑफिस बना लिया है, पैसा किसका यूज कर रही है? वो पैसा जो इंडिया ने एक्सपोर्ट करके कमाया। मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर लड़ने जाना है, तो वॉर लड़ने के लिए कौन सा पैसा लग रहा है? इंडिया का वो पैसा जो उसने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके कमाया। मतलब इंडिया ने जब एक्सपोर्ट करा, उससे जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस आया उसे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज यानी नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगा दिया। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, फॉरेन ब्रिटिशर्स अपने ऑफिस बना रहे हैं उसका एक्सपेंस हो गया, ब्रिटिशर्स अपनी वॉर लड़ रहे हैं इंडिया के पैसा यूज कर रहे हैं, तो मतलब फालतू जगह पे पैसा उड़ा रहे थे। और तभी थर्ड पॉइंट निकला है। थर्ड पॉइंट का नाम है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडिया की वेल्थ को ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे बेटा? ड्रेन। अब इसमें देखो कह रहा है सिंस एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स इंक्रीज, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ गया था, एज अ रिजल्ट वी हैव एक्सपोर्ट सरप्लस। हमारे पास क्या आने लग गया? एक्सपोर्ट सरप्लस। पैसा आ रहा था भाई एक्सपोर्ट से, भले कमा रहा था, आ तो रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे यूज करा फॉर नंबर 1 नॉन डेवलपमेंट और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, नॉन डेवलपमेंट और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। नंबर 2 टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स को जो भी एडमिन एक्सपेंस करने थे वो सारे एडमिन एक्सपेंस वो इंडिया के पैसे यूज कर रहे। टू सेट अप ऑफिसेज ऑफ ब्रिटिशर्स, उनको ऑफिस बनाना है, इंडिया का पैसा लग रहा है भैया। टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर लड़ाई करने जा रहे हैं, उसमें जितना भी असला बारूद है सारा इंडिया के पैसे से खरीद रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर दिया, मतलब चूस लिया, इंडिया को डेवलप होने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा था जो डेवलपमेंट में लगना था वो उन्होंने अनप्रोडक्टिव या नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगा दिया। और किस तरह की एक्टिविटीज आपके सामने है। तो इसी के साथ फॉरेन ट्रेड सेक्टर होता है समाप्त। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूं आपको बेटा, कसम है रिया और राज की, लड़कों को रिया की, लड़कियों को राज की कसम है बेटा। रिवाइज करेंगे, दोबारा रिकॉल करेंगे, मेरे साथ बोलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। अभी के अभी यही याद करना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर कर लिया, इंडस्ट्री कर लिया, थर्ड सेक्टर कौन सा है? फॉरेन ट्रेड सेक्टर। थर्ड सेक्टर कौन सा बेटा? फॉरेन ट्रेड सेक्टर। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में हमारे 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया इंडिया किसका? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। इंपोर्टर बन गया इंडिया किसका? फिनिश गुड्स का। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बोला 3 पॉइंट, मेजॉरिटी पोर्शन जो है रॉ मटेरियल वो जाएगा ब्रिटेन, रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा वो उन कंट्रीज में जाएगा जहां हम बता रहे कंट्रीज कौन सी? चाइना, पर्सिया, सिलोन। और इस पर्पस के लिए हुआ ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। ईयर था 1869। सुएज कैनाल एक शॉर्टकट वाटरवे है जो डायरेक्ट जोड़ता है इंडिया और ब्रिटेन को, जिससे कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो और मार्केट का इजी एक्सेस अवेलेबल हो। कोई दिक्कत? वेरी गुड बेटा। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3 फॉरेन ट्रेड सेक्टर का है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, मतलब ब्रिटिशर्स ने जब एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल करवाया इंडिया से, तो एक्सपोर्ट करने से जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस आया उस एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज किया नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। सर कैसी एक्टिविटीज? अगर ब्रिटिशर्स वॉर लड़ रहे हैं, इंडिया का पैसा लगाओ भैया, दबा के उड़ाओ उड़ाओ, आपका पैसा है। अगर ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे हैं? ऑफिसेज बना रहे हैं, उड़ाओ भैया, पापा का पैसा है इंडिया का, उड़ाओ उड़ाओ। फालतू के काम, बिल्कुल नॉनसेंस, बिल्कुल जो फालतू के काम है अपने वो कंप्लीट कर रहे थे, अनप्रोडक्टिव एरियाज में पैसा लगा रहे थे। और ये तीनों पॉइंट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करा इन दी फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो हमारा इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, मेजर 3 सेक्टर हमारे डन हो गए। अब 2 चुन्नू मुन्नू नकली से सेक्टर बचे हैं। पहला डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑक्यूपेशन सेक्टर और दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों फटाफट करते हैं। पहले आप जल्दी से नोट कर लो बेटा, फटाफट जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो हमने फॉरेन ट्रेड सेक्टर को डन कर लिया है और यूनिट नंबर 1 में हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड 3 टॉपिक डन कर दिए। अगर आप लिस्ट चेक करेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के बाद हमारा जो 4th पॉइंट है, 4th हेडिंग है जो हमें पढ़नी है, दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बेटा हेडिंग का नाम है डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जो 4th हेडिंग हमें पढ़नी है, दैट इज द सेकंड लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की। अब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक अपने आप में ही 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
एक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल और एक टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आपकी बुक में कंबाइंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हमने 2 पार्ट में डन कर दिया। ये है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, उसके बाद हमने फॉरेन ट्रेड सेक्टर देखा। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में 3 पॉइंट्स थे। फिर अगली हेडिंग है डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और इसके बाद लास्ट बचेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पे अगर मैं बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करूं तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है। बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करने वाले हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि हम कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करने वाले हैं वेरियस एस्पेक्ट पे। सर मतलब पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन, उसमें से एजुकेटेड यानी लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट रेट क्या है, टोटल पॉपुलेशन में से मेल फीमेल का रेशियो क्या है, बर्थ रेट डेथ रेट क्या है। मतलब पॉपुलेशन का हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अलग अलग क्राइटेरिया पे, और उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं क्या, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल में टोटल मिला के आपके 6 पॉइंट्स है, और यहां पे हमने पॉपुलेशन के बारे में कुछ डेटा दिया है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक डेटा ड्रिवन है। आपको डेटा को थोड़ा, जितना मैंने लिमिटेड लिखा है वो याद करके चलना है, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में भी डेटा आपको दे सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करूं बेटा, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। फर्स्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल का पॉइंट है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होता है। बेटा बर्थ रेट का मतलब है कि कितने न्यू बॉर्न बेबी आ रहे हैं पर 1000 पीपल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बर्थ रेट का मतलब है जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्थ हुए पर 1000 मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, पर 1000। इसका मतलब अगर कंट्री में 1000 लोग हैं और लेट्स अज्यूम जो बर्थ रेट है वो चल रहा है 100 पर 1000। लेट्स अज्यूम बर्थ रेट क्या चल रहा है, 100 पर 1000, हमेशा पर 1000 मेजर होगा। इसका मतलब अगर आप कंट्री में 1000 लोग हैं तो एक साल में 100 लोग और एड ऑन होंगे, यानी नेक्स्ट ईयर 1100 लोग हो जाएंगे। समझ लो मेरी बात। सेम डेथ रेट का मतलब है, डेथ रेट भी जो नंबर ऑफ डेथ हो रही है एक साल में, और ये भी मेजर होगा हमेशा पर 1000। अब डेथ रेट क्या है, डेथ रेट का मतलब क्या है, लेट्स अज्यूम डेथ रेट दे रखा है 50 पर 1000। इसका मतलब अगर एक कंट्री में 1000 लोग हैं तो अगले साल उनमें से 50 मर जाएंगे 1000 में से, यानी रिमेनिंग कितने बचेंगे, 950। तो यहां पे जो इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसका फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया में बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था। पहले पॉइंट याद करो, बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बर्थ करेंगे पर 1000, और नंबर ऑफ डेथ जो होगी इन द ईयर पर 1000। और अगर मैं डेटा की बात करूं तो बर्थ रेट वॉज 48 पर 1000। मतलब अगर 1000 लोग हैं तो नेक्स्ट ईयर वो हो जाएंगे 1048 लोग, और डेथ रेट जो है वो है 40 पर 1000। अब इसमें एक स्टार पॉइंट बनाना, और स्टार पॉइंट में बेटा नोट बना के याद रखना, नोट बना के याद रखना, आपको समझा रहा हूं बेटा। 3 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में होता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। मतलब स्टेज 1 में बर्थ रेट भी हाई होंगे, डेथ रेट भी हाई होंगे। स्टेज 2 में हाई बर्थ रेट होता है एंड लो डेथ रेट होता है। जब इकोनॉमी थोड़ा सा डेवलप कर जाती है तो आप स्टेज 2 में पहुंच जाते हो। स्टेज 1 तो बिल्कुल ही घटिया इकोनॉमी है, जहां पे पीपल एजुकेटेड नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बर्थ रेट हाई है, और आपकी हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। तो स्टेज 1 जहां पे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है, वो इकोनॉमी बिल्कुल पुअर है, मतलब बिल्कुल भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ना वहां पे एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है ना हेल्थ फैसिलिटी। फिर आप स्टेज 1 से थोड़ा अच्छे जाओगे तो आप स्टेज 2 पे आओगे, जहां पे आपका बर्थ रेट तो हाई है, मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन अगर आपने अपनी हेल्थ फैसिलिटी को थोड़ा बेटर कर लिया, हाइजीन एंड सैनिटेशन पे ध्यान दे दिया, तो आपका डेथ रेट लो हो जाएगा। दैट इज स्टेज 2। और जब आप बिल्कुल ही डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाते हो, बिल्कुल कंप्लीट, तो बेटा आपका लो बर्थ रेट हो जाता है और साथ के साथ लो डेथ रेट हो जाता है, दोनों हो जाते हैं। अब अगर आप ध्यान से गौर से सुने, दिस इज स्टेज नंबर 1, दिस इज स्टेज नंबर 2, दिस इज स्टेज नंबर 3 जो इकोनॉमी फेस करती है।
अगर आप यहां पे देखो तो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल हमारा जो इकोनॉमी है वो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट पे था, यानी कि स्टेज नंबर 1 पे। और याद रखना बेटा, हमारी इकोनॉमी स्टेज 1 से स्टेज 2 पे गई थी इन द ईयर 1921, इसीलिए इसे बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसे बोलते हैं बेटा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाएगा। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस दिन हमारी इकोनॉमी इस ईयर में स्टेज 1 से स्टेज 2 पे गई थी। सर स्टेज 1 जो था हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, वहां से हमारी इकोनॉमी थोड़ा बेटर हो गया, हाई बर्थ रेट बट लो डेथ रेट पे चली गई थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था। तो पहला फैक्टर मेरे हिसाब से क्लियर है बेटा। पहला डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्लियर है, यस और नो? यस सर। फिर से रिपीट करो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम पॉपुलेशन का स्टडी करने वाले हैं डेटा और फैक्ट्स के साथ। सबसे पहला पॉइंट बताया, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों क्या थे? बहुत ज्यादा हाई। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बर्थ हुए पर 1000, और डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ जो होती है इन द ईयर पर 1000। डेटा की बात करूं, बर्थ रेट वाज 48 पर 1000 और डेथ रेट वाज 40 पर 1000। और इकोनॉमी जो है वो 3 स्टेजेस में होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमारी कंट्री फर्स्ट स्टेज पे थी एंड फर्स्ट स्टेज सेकंड पे वो शिफ्ट हुई थी इन द ईयर 1921, इसीलिए 1921 को क्या बोलते हैं बेटा? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। याद रखेंगे। उसके बाद सारे सिंपल पॉइंट है। नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 है बेटा, इकोनॉमी में पॉपुलेशन में लो लिटरेसी रेट था। लिटरेसी रेट क्या था? बहुत ज्यादा लो। लिटरेसी मतलब एक व्यक्ति कब लिटरेट कहलाता है? जब वो कोई भी एक लैंग्वेज को बोल सकता है, लिख सकता है एंड पढ़ सकता है। तीनों फैक्टर, कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप किसी भी एक लैंग्वेज को बोल लिख एंड पढ़ सकते हो तो आप लिटरेट हो। लेकिन उस टाइम पे जो लिटरेसी रेट था वो एक्सट्रीमली लो। ओवरऑल की बात करें तो लेस देन 16%, मतलब 100 लोगों में से 16 लोग भी लिटरेट नहीं थे, इतना कम था। और अगर मैं फीमेल लिटरेसी की बात करूं, इट इज लेस देन 7%। तो पहला पॉइंट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, 48 पर 1000 40 पर 1000, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड याद रखना, ये तो नोट है। सेकंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल में लिटरेसी रेट वाज एक्सट्रीमली लो और नॉर्मली लेस देन 16% था। फीमेल लिटरेसी की बात करें, इट इज लेस देन 7%। थर्ड पॉइंट आता है बेटा, थर्ड पॉइंट इज पुअर हेल्थ फैसिलिटी। भाई वो तो आपको यहीं से पता लगता है। अगर हमारी इकोनॉमी में डेथ रेट हाई है तो बेटा हेल्थ फैसिलिटी कैसी है? पुअर हेल्थ फैसिलिटी है। मतलब हाइजीन, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, मेडिकल कोई भी सफिशिएंट तरीके से अवेलेबल नहीं था। बहुत लिमिटेड जगह पे था, जहां पे था वहां पे सफिशिएंट नहीं था। मतलब अगर 100 जगह चाहिए तो 5 जगह होगा, और जिन 5 जगह पे है वहां पे भी ऐसा एडिक्वेट नहीं है कि बढ़िया तरीके से हो रहा है, वहां पे भी फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। तो थर्ड पॉइंट इज पॉपुलेशन के लिए पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसे स्टार बनाना, दैट इज हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बेटा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब है जब एक बच्चा, चाइल्ड फर्स्ट ईयर तक की एज को भी अटेन नहीं कर पाता। इसका मतलब अगर वो बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं बना पाते, केक भी नहीं काट पाते, उससे पहले भैया निकल लेते हैं। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं बेटा, हंसना नहीं है, बिल्कुल सीरियस मैटर है। ठीक है, तो वो बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे तक नहीं बना पाते, 1 ईयर की एज से पहले पहले, 1 ईयर को अटेन करने से पहले पहले उनकी डेथ हो जाती है, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो एक्सट्रीमली हाई। तो यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, डेथ बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। और रेट क्या था? फिर से ये रेट पर 1000 मेजर होगा, और रेट था 218 पर 1000। मतलब अगर मान लीजिए इस ईयर में 1000 बर्थ हुई है तो उनमें से 218 ऐसे बच्चे थे जो पुअर हेल्थ फैसिलिटी की वजह से 1 ईयर तक भी जी नहीं पाते थे, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती थी। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में अगर आप नोटिस करो जल्दी से, सबसे पहला पॉइंट, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। बर्थ रेट जो था वो 48 पर 1000, डेथ रेट इज 40 पर 1000। बट 1921 में हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से अपन शिफ्ट करके कहा आए थे हाई बर्थ रेट बट लो डेथ रेट। और 1921 को इसलिए क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। पॉइंट नंबर 2, जो लिटरेसी रेट था वो एक्सट्रीमली लो, अराउंड 16% से भी कम था। फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 7% से कम था। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ फैसिलिटी वाज एक्सट्रीमली पुअर। पॉइंट नंबर 4, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज एक्सट्रीमली हाई एंड रेट क्या था? 218 पर 1000। मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी का रेट का मतलब क्या है? वो चिल्ड्रन जो 1 ईयर की एज को अटेन करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। ये भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो तो बेटा,
पॉवर्टी, ये तो आपको पता है बेटा, गरीबी, पॉवर्टी उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, लोग के पास काम नहीं था, तो पॉवर्टी तो ऑब्वियस सी बात है। और लास्ट था लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंप्लीटली डिपेंड होती है बेटा आपके कितना अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है। जितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी, जितना अच्छा फूड इनटेक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लाइफस्टाइल जैसा होगा, उस हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी चलती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज आपकी कंट्री में एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितने साल तक जिएगा। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी थी? एक्सट्रीमली लो। क्यों? अरे भाई जब हेल्थ फैसिलिटीज ही पुअर है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहां से ठीक करोगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा लो थी और वो थी अराउंड 44 ईयर्स, और कुछ बुक में ना 38 ईयर्स लिखा है, लेकिन आप ना 44 ईयर्स पे जाना क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा 44 ईयर्स। और अगर मैं करंट की बात करूं इंडिया की, अराउंड 72 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑन एन एवरेज हर बंदे की। उस टाइम पे आप देख रहे हो 44 कुछ भी नहीं होता है। आजकल पे तो 40 साल में भाई साहब हमारे सलमान भाई 50-55 के हो रहे, अभी तक भाई की शादी नहीं हुई, और यहाँ पे भैया 44 साल की उम्र में लड़के निकल रहे हैं भाई। तो अब देख लो कितनी दिक्कत वाली बात है बेटा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कोई डाउट? जल्दी से बोलो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कोई डाउट? नहीं सर बेटा नहीं, तो जल्दी से रिवाइज करेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब पॉपुलेशन को अपन स्टडी करने वाले हैं। नंबर 1 हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बर्थ रेट था 48 पर 1000, डेथ रेट था 40 पर 1000। मां कसम है बेटा, रुकना नहीं है, बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना है। नंबर 2 लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट वॉज इतना ज्यादा लो कि वो लेस देन 16% था। फीमेल का तो भैया, लड़कियों का तो बहुत बुरा हाल, लेस देन 7%। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 हेल्थ फैसिलिटी के भैया लंका लगी हुई थी, बैंड बजी पड़ी थी। पॉइंट नंबर 4 इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वॉज एक्सट्रीमली हाई, 218 पर 1000। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉवर्टी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा लो थी, अराउंड 44 ईयर्स। कोई दिक्कत? प्लीज डेटा को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस नोट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट का नोट है, इकोनॉमी में 3 स्टेजेस होती है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल भैया बेड़ा गर्क जो हमारी इकोनॉमी का था उस टाइम पे, पर 1921 में हमने फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे शिफ्ट करा, यानी हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से शिफ्ट होके हाई बर्थ रेट बट लो डेथ रेट पाए, और इसे बोलते हैं बेटा 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है खत्म, और अगले टॉपिक पे आता है दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है उस पे बढ़ने से पहले आप आई होप ये नोट कर लो जल्दी से, पॉज करके वीडियो, उसके बाद मैं ऑक्यूपेशनल सेक्टर पे जा रहा हूँ। और ऑल्दो वैसे आपको जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे सारे अच्छे से, तो वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी कर सकते हो। साथ के साथ करना नोट्स तो बहुत अच्छी बात है बेटा, उससे अच्छी चीज तो कोई हो नहीं सकती। आइए भाई ये कर लेते हैं हम साफ, यही साफ हो गया, चलो कोई नहीं। बेटा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब समझ लो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो किसी भी इकोनॉमी में ना, कोई भी इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता होगा पहले से। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकंड आता है बेटा सेकेंडरी सेक्टर, और लास्ट आता है आपका टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है वो मेजर तौर पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी सेक्टर का काम होता है रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करना। सेकेंडरी सेक्टर में जनरली आपका, इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आ गई, बेसिकली एग्रीकल्चर हो गया और भी चीज होती है, बट मेजर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करता है। सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका वो इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स के अंदर, यानी इसमें जनरली आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है बेटा, पूरा का पूरा सेकेंडरी में। और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, फिनिश गुड्स में, इस प्रोसेस में प्राइमरी सेकेंडरी को जितनी भी सर्विसेज लगती है, सर्विसेज वो सब आती है टर्शरी सेक्टर में, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं पता तो प्लीज आप सुन लीजिए, मैंने अब बता दिया। ठीक है, ये 3 सेक्टर होता है।
अब देखो कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, कंट्री की जो पॉपुलेशन है, लेट्स अज्यूम वो है 1 लाख, 1 लाख लोग आपकी कंट्री में है, इकोनॉमी की पॉपुलेशन है 1 लाख। अब मैंने बोला 1 लाख में से 60,000 पीपल प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, इसके बाद 25,000 पीपल जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज है, और लास्ट जो आपका बच गया बेटा 15,000 पीपल जो है वो टर्शरी सेक्टर में एंगेज है। इसे ही बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। खत्म। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल वर्कफोर्स है, लेबर फोर्स है, कुछ भी समझो, इस टोटल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है इन डिफरेंट सेक्टर्स, इसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आपको बोलते हैं ना ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या काम करते हो, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब कि आपकी इकोनॉमी में किस किस सेक्टर में कितने लोग एंगेज है, उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सिंपल शब्दों में क्या है सर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि यहां पे हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन का कौन सा कितना पार्ट किस सेक्टर में एंगेज है। जैसे अगर यहां पे आप नोटिस करो तो प्राइमरी सेक्टर पे, जो कि असली में इंडिया में था, प्राइमरी सेक्टर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी में थोड़ा सा कम है। तो यही ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है बेटा। अगर आप यहां पे जाएंगे, देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना किसका, ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में वर्किंग पर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और हर बच्चा जानता है बेटा ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा हो, आप खुद बताओ। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंप्लॉयमेंट के लिए किस सेक्टर में एंगेज होगी, अरे एब्सोल्युटली प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि आपको प्राइमरी में ही जाना है, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूस करता रॉ मटेरियल, और अभी फॉरेन ट्रेड में बड़ा इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड का इंपोर्टर बना दिया। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया का सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, तो भाई उनकी तो वाट ही लगानी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम गुड्स बनाए और इंडिया बस इंपोर्ट करे, और सिर्फ और सिर्फ वो चाहते थे कि प्राइमरी गुड्स जो है वो इंडिया बनाए। तो यही हो रहा था। पॉइंट नंबर 1 में आप देखोगे, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है प्रीडोमिनेंस। क्या लिखा है, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन का डोमिनेंस था। डोमिनेंस मतलब अगर 1 लाख लोग हैं तो उसमें से जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 60,000, वो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज थी और वहां से उनका एम्प्लॉयमेंट आ रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ऑक्यूपेशन सेक्टर का वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अप्रॉक्स 75% ऑफ पॉपुलेशन, 60 तो मैंने कम कर दिया, 1 लाख में से कितना 75,000 लोग अप्रोक्सीमेटली डिपेंड थे प्राइमरी सेक्टर पे। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। टोटल पॉपुलेशन का 75% डिपेंडेंट था किस पे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पे, रिमेनिंग कहां पे होगा, सेकेंडरी या टर्शरी पे। लेकिन एक पॉइंट है, एक कैच है, इस कैच को समझना। सेकेंड पॉइंट है बेटा रीजनल वेरिएशंस और अनबैलेंस्ड ग्रोथ। सर ये क्या है बेटा, देखो मेजॉरिटी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, मतलब एग्रीकल्चर पे, और बहुत माइनर सी पॉपुलेशन सेकेंडरी टर्शरी पे डिपेंडेंट थी। लेकिन कुछ कंट्री कुछ स्टेट ऐसी थी जहां पे उल्टा भी था, तभी बोला रीजनल वेरिएशन। मतलब मेजॉरिटी स्टेट्स में तो ऐसा था कि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थे, और बहुत माइनर सा पार्ट जो है वो सेकेंडरी टर्शरी पे था। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी भी थी जहां पे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे और प्राइमरी पे कम। तो यहां पे आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। पहला केस तो देखो नॉर्मल है, प्राइमरी सेक्टर पे वर्कर ज्यादा है और सेकेंडरी पे कम। ये तो कहां हो रहा था, ये मेजॉरिटी में हो रहा था। स्टेट के नाम याद रख लेना, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इन स्टेट्स में ज्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइमरी पे डिपेंड थे, सेकेंडरी पे कम। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये ऊपर वाले रूल का एक्सेप्शन है फर्स्ट वाले पॉइंट का। फर्स्ट वाले ने बोला था डोमिनेंस किसकी थी, प्राइमरी की, लेकिन इन स्टेट में प्राइमरी सेक्टर पे वर्कर कम एंगेज थे और सेकेंडरी सेक्टर पे वर्कर ज्यादा एंगेज थे। सर कौन सी स्टेट है वो, बेटा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। प्लीज स्टेट्स को याद कर लेना, एमसीक्यू में मजे ले लेगा। लास्ट ईयर एमसीक्यू पेपर बेस्ड था, तो
तो बहुत ज्यादा इन ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स उठा के दिए थे, तो प्लीज इसको गड़बड़ मत करना, एकदम क्लियर है, थोड़ी सी स्टेट है, याद कर लेना। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब वहां पे नॉर्मल था। एक्सेप्शन कहां पे था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बस खत्म। तो मेरे हिसाब से बेटा ये कॉन्सेप्ट डन होता है। इसी के साथ हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल खत्म, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर खत्म। अब इस चैप्टर में लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक बच गया, और उसके बाद एक और हेडिंग है, दैट इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। लेकिन उस पे जाने से पहले अभी 1 मिनट जल्दी से एक लंबी सी सांस लेंगे और जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं अभी तक का सारा कुछ। 1 मिनट में रिकॉल करते हैं जल्दी से, और मेरे साथ आप बोलोगे, जो नोट्स आपके पास है पूरे पीछे चले जाओ, नोट्स को खोलो और जल्दी से रिकॉल करो। सर सबसे पहले यूनिट नंबर 1 का नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब यहां पे हम इंडिया की इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी जब ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडिया 2 चीजें थी, एक तो कॉलोनियल रूल में था, एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। कॉलोनियल रूल और स्टेगनेंट इकोनॉमी, दोनों टर्म का मैंने मतलब बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल, उससे पहले इंडिया बहुत अच्छा था। सर कैसे? मेजॉरिटी पार्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप उगाता था, कैश क्रॉप्स नहीं उगाता था, इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट था, और एक्सटेंसिव ट्रेड करता था एशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छा करता था। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हमें धीरे धीरे करके ब्रेक करना स्टार्ट करा, और उन्होंने पॉलिसीज को रिफॉर्म्स करा, दोबारा से रिफॉर्मेशन करी पॉलिसीज की, और ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे बेनिफिट इंडिया लोगों को कम हो और ब्रिटिश पीपल्स को ज्यादा हो। सर कैसी पॉलिसीज थी? तो बेटा 5 सेगमेंट में वो पॉलिसी डिवाइडेड है। नंबर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 मेजर पॉइंट है, मेजर सब्जेक्ट मैटर जो आपको पढ़ने थे। सबसे पहले लास्ट सेक्शन में मैंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल दोनों रन करा दिए थे। एग्रीकल्चर में 4 पॉइंट थे। सबसे पहला लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पे सेल्फ से कैश क्रॉप पे शिफ्ट करा था। थर्ड, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फोर्थ, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं, सेकंड पॉइंट, सबसे पहला डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसमें 2 फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टैक्स फ्री, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स करेगा इंडिया टैक्स फ्री, लेकिन अगर एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड करेगा हेवी टैक्स। फिर कॉम्पिटिशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट्स, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवे, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ये आप एक बार देख लीजिएगा। फिर बेटा आज इस वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट करा फॉरेन ट्रेड सेक्टर से, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। फॉरेन ट्रेड सेक्टर की बात करो थर्ड हेडिंग की, तो उसमें भी हमारे 3 पॉइंट थे। नंबर 1, इंडिया को प्राइमरी एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, एंड प्राइमरी इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का फॉरेन ट्रेड में। नंबर 2, मोनोपोली कंट्रोल जो था वो भैया सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल का था। इसके अंदर क्या करा उन्होंने? सबसे पहले मोर देन हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल ब्रिटेन को जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन फ्यू अदर कंट्रीज जो ब्रिटेन के चेले चपाटे दोस्त वोस्त है, चाइना, पर्शिया, सिलोन, उनको जाएगा। और लास्ट आपकी जो हेडिंग है वो इसी में था, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869 में हुआ था। एक शॉर्टकट वाटरवे था, डायरेक्ट रूट था इंडिया और ब्रिटेन के लिए, जिससे कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। थर्ड पॉइंट फॉरेन ट्रेड सेक्टर में थर्ड हेडिंग हमने पढ़ी थी, थर्ड पॉइंट वो था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करा था, तो उस एक्सपोर्ट से जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस आता था, ब्रिटेन वाले उसे यूज करते थे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, ताकि इंडिया डेवलप ना कर पाए। अपने ऑफिस बना रहे हैं, अपने वॉर के लिए खर्चा कर रहे हैं इंडिया के पैसे को, ठीक है। ये फॉरेन ट्रेड सेक्टर में था सारा का सारा। एग्रीकल्चर डन, इंडस्ट्रियल डन, फॉरेन ट्रेड डन। उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल सेक्टर में गया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करूं तो हाई, वैसे तो बैंड बजी पड़ी थी। पहला पॉइंट, बर्थ रेट हाई रेट, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे, 48 per 1000, 40 per 1000। लेकिन उसमें ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड याद रखना 1921, जहां पे हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट पे आ गए थे। सेकंड, लिटरेसी रेट वो एक्सट्रीमली लो, लेस देन 16%, फीमेल में लेस देन 7%। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा था, 218 per 1000। हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज्यादा पुअर थी, पॉवर्टी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा लो थी, अराउंड 44 ईयर्स, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, तो सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली मतलब होता है कि आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितने लोग प्राइमरी में है, सेकेंडरी में, टर्शरी में, कैसे कैसे है। तो यहां पे ऐसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेक्टर। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट है। सबसे पहला, मेजर डोमिनेंस हमेशा प्राइमरी की थी। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मेजॉरिटी अप्रॉक्स 75% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंट थी फॉर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है, यहां पे थोड़ी रीजनल वेरिएशन थी।
मतलब कुछ स्टेट ऐसी थी, मेजॉरिटी स्टेट ऐसी थी जहां पे प्राइमरी ज्यादा था, सेकेंडरी कम, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब और मेजॉरिटी स्टेट। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी थी जहां पे प्राइमरी सेक्टर कम था और ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज था सेकेंडरी एंड टर्शरी में, लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आपका जो हो गया वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और एक और स्टेट थी शायद आंध्र प्रदेश। तो आप ये देख लीजिएगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक अभी वाला होता है एंड। अब जल्दी से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को नोट करेंगे, ये नीचे नोट बना लीजिएगा, या तो एक काम कीजिए इस डेफिनेशन के, ये डेफिनेशन लेना, डेफिनेशन के नीचे ये वाला नोट बनाना और फिर इसके 2 पॉइंट लिख लेना। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर निपट चुका है, 20 से 25 मिनट और बचा है, उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डन करते हैं। 2 हेडिंग बची, फटाफट देखेंगे, जल्दी से पहले से नोट करेंगे भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। फटाफट से नोट करो। हाँ जी बेटा, तो ये आपका जो है लास्ट टॉपिक अब बच रहा है, लास्ट की 2 हेडिंग बची है। अभी तक हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, फिर लास्ट अभी हमने करा डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और आपकी जो 5th हेडिंग है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है पहले थोड़ा सा वो समझते हैं, और फिर हम ये समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या कॉलोनियल रूल कैसा था। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझिए सिंपल शब्दों में, ऑल्दो ये चैप्टर आपके सिलेबस से आप कट चुका है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सिलेबस में था, बट इस ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सिलेबस से कट चुका है। मैं थोड़ा सा बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक इकोनॉमी में हमें प्रोडक्शन करनी है या किसी भी तरह की एक्टिविटी करनी है, तो उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमें कुछ सर्विसेज और फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। सर मतलब बेटा, मतलब अगर मुझे कोई भी एक्टिविटी अपनी करनी है, किसी भी तरह की प्रोडक्शन हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसके लिए मुझे कुछ सर्विसेज या फैसिलिटीज चाहिए। सर लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, तो मुझे वहां पे प्लांट एंड मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल को एक जगह से फैक्ट्री तक लाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। सर हो सकता है प्रोडक्शन करने के लिए मुझे सामान खरीदना है जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है मुझे क्रेडिट फैसिलिटी यानी बैंकिंग फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट पड़े। तो आपको इकोनॉमी में कोई भी एक्टिविटी करनी है ना, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए सही से आपको कुछ अदर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज चाहिए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, रोड्स, समथिंग लाइक दैट। और इन्हीं सारी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। और जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, सब हर चीज की कॉलोनियल रूल में वाट लगी पड़ी थी, बैंड बजी पड़ी थी, बेटा यही कुछ ऐसे हालात इंफ्रास्ट्रक्चर के थे। इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ही ज्यादा पुअर थी, और इसका रीजन जो था वो ब्रिटिशर्स ये बोल रहे थे कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है कि हम ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर पाए या कोई भी चीज अच्छी कर पाए। उसका मेजर जो कॉज है वो यही था कि ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई इंडिया के फंड्स तो वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फंड्स कहां से आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जितना आपको पढ़ना है जल्दी से देखो। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको बता दिया, और यहां पे एक बात याद रखना, नोट बना के, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट हुई तो मतलब थोड़ा तो बेटर हुआ, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। और उसका रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी 4 पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहला, ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजेस करे वो थे रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। अब इन 4 सेगमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आई। पहली बात तो जितनी आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं, रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। और दूसरी बात उन्होंने बोला पैसा कम है, हमें रोड बनानी है फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर की, तो फंड्स कम होने की वजह से हम 200 किलोमीटर ही रोड बनाएंगे, लेट्स अज्यूम। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी चालाक थी, उन्होंने जो रोड्स बनाई, पहली बात तो जितनी बनानी थी वो उतना बनाई नहीं, कम बनाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। लेकिन जितनी बनाई उन्होंने वो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करी जिससे अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो ब्रिटिशर्स के पास आए। मतलब उन्होंने वो रोड्स को पहले डेवलप करा जहां से उन्हें ट्रैवल करना है, लाइक उन्हें अपनी आर्मी को यहां से वहां ले जाना है। अब उन्हें पता है ये वाली रोड हमारी बहुत यूज होती है, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर रोड में डेवलपमेंट करी। उन्होंने उन रोड्स में डेवलपमेंट करी जहां से उन्हें रॉ मटेरियल लेके जाना था। तो टेक्निकली बस आप इतना समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आई थी,
बट द डेवलपमेंट वॉज नॉट सेटिस्फैक्टरी, और डेवलपमेंट सिर्फ उस हद तक आई जितना ब्रिटिशर्स चाहते थे उनके बेनिफिट के लिए। तो डेवलपमेंट आई, लेकिन अल्टीमेटली उस डेवलपमेंट का बेनिफिट किसको हुआ? ब्रिटिशर्स को ज्यादा हुआ, इंडियन गवर्नमेंट को कम। बस यही है। तो पहले देखो, पहला पॉइंट है रोड। पहला पॉइंट रोड्स के अंदर देखो, बिल्ड फॉर बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या पर्पस था? मोबिलिटी ऑफ आर्मी, आर्मी को मोबिलिटी देने के लिए। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन पर्पस के लिए रोड्स को डेवलप करा गया, और बेनिफिट किसका था? अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का। सेकंड पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सेकंड पॉइंट इज रेलवे। पहला एमसीक्यू, रेलवे कब स्टैब्लिश हुआ था? 1850 में। रेलवे कब स्टैब्लिश हुआ था? 1850 में रेलवे स्टैब्लिश हुआ, और यहां पे इसने ब्रोक करे ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। आपको बताऊंगा, बिफोर रेलवे एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, इतने अच्छे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे हमारे पास। लेकिन जैसे ही रेलवे आया तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने को उसने बहुत इजी बना दिया। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट कह रहा है कि उसने ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक करा। प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करा, एक जगह से दूसरी जगह हम सामान ले जा रहे थे। लेकिन फिर से इसका बेनिफिट किसको था? इसका बेनिफिट, फॉरेन ट्रेड तो प्रमोट हो रहा था, किसका बेनिफिट था? किसका? ब्रिटिशर्स को भैया, उनका फॉरेन ट्रेड प्रमोट कर रहे थे वो लोग। हमें तो यूटिलाइज, हमें तो पर्पस नहीं था, हमारे पास रेलवे की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और लास्ट, इनहैंस्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन को इंक्रीज करा, एनहांस करा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया रोड्स आपका, फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स। रेलवे 1850 में स्टैब्लिश हुआ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें बेसिकली आपका शिप्स एंड एयरप्लेन्स वगैरह आएंगे, इनमें भी ज्यादा कोई ऐसी खास डेवलपमेंट नहीं थी। और लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटी है। अब मैं आपको बता दूं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटी जो है वो ब्रिटिशर्स लेकर आए, लेकिन उनका पर्पस था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटी को सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रिटिशर्स लेकर आए थे अपने लिए, ताकि वो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी उस टाइम पे, तो कोई नॉर्मल इंडियन इंसान उसका बेनिफिट वैसे भी नहीं ले पा रहा था, तो बहुत एक्सक्लूसिव ब्रिटिशर्स के पास ही थी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस लिमिटेड 4 पॉइंट याद रखने इंफ्रास्ट्रक्चर में। सबसे पहला रोड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स थी, आर्मी को मोबाइल करती थी और रॉ मटेरियल को शिफ्ट करती थी। नंबर 2 आपका था रेलवे, 1850 में स्टैब्लिश हुआ था, ज्योग्राफिकल बैरियर्स को ब्रेक करा था, एक्सटेंसिव ट्रेड इंक्रीज कर दिया था, पर बेनिफिट अल्टीमेटली किसका था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का। पॉइंट नंबर 3 एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें भी कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक ठाक डेवलपमेंट थी। और लास्ट आपका हो गया कम्युनिकेशन, जिसमें पोस्ट एंड टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस करा टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बट उसका फिर से बेनिफिट ब्रिटिशर्स को ही पहुंचा। क्यों? क्योंकि पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी उस टाइम पे, राइट। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलम हो गया। इसी के साथ आपका मेजर चैप्टर खत्म हो गया बेटा। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, 5 सेक्टर्स में डिवाइड था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल सेक्टर, और लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद इस चैप्टर से एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, प्लीज मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि पूरे चैप्टर में हमने ब्रिटिशर्स के नेगेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करा। मतलब ब्रिटिशर्स का सारा नेगेटिव पॉइंट देखा कि एग्रीकल्चर को कैसे खराब करा, इंडस्ट्रीज को कैसे खराब करा, फॉरेन ट्रेड को कैसे खराब करा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खराब करा। पूरे चैप्टर में हमने नेगेटिव एस्पेक्ट से ही चैप्टर को स्टडी करा है कि कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट डाले। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन से थे? व्हाट आर दी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर्स ने हमें दिए? तो सिंपल शब्दों में 4 पॉइंट है, आराम से आप सुनिए, आराम से। सबसे पहला पॉइंट यह है कि उन्होंने हमें रेलवे को इंट्रोड्यूस करा के दिया। रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स इन 1850। अब अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ा, तो उस टाइम तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसको मिल रहा था? ब्रिटिशर्स को। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस रेलवे से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली और हमारे डेवलपमेंट पार्ट में बहुत हेल्प करा रेलवे ने। तो पहला बेनिफिट 1850 में ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे से इंट्रोड्यूस करवाया, तो पहला पॉइंट हो गया रेलवे। सेकेंड जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, उन्होंने हमें एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करना सिखाया। सर मतलब अगर आपको याद हो, बिफोर कॉलोनियल रूल
इंडिया में सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप उगती थी, लाइक वीट, राइस, ये सब। लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के सेकंड पॉइंट में क्या करा था, फोर्स कमर्शियलाइजेशन करवाया था जबरदस्ती, कि भाई आप जो है सेल्फ कंजम्पशन से शिफ्ट करके कैश क्रॉप उगाओ। कैश क्रॉप मतलब कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सब। अब उस टाइम तो जबरदस्ती करवा दिया, लेकिन उनके जाने के बाद फार्मर्स को ये रियलाइज हुआ कि यार हम सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप से बेटर है कि कैश क्रॉप उगाए। कैश क्रॉप उगा के उन्हें बहुत ह्यूज प्राइसेस पे जब हम बेचेंगे इंडस्ट्रीज में, तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा कि हम सेल्फ कंजम्पशन क्रॉप बाहर से परचेज कर सकते हैं और अदर चीजें भी, हमारे पैसे बच जाएंगे काफी। तो इससे जो इनकम है फार्मर्स की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। तो पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ब्रिटिशर्स ने पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। नंबर 2 पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमें ब्रिटिशर्स ने सिखाया। नंबर 3 पॉइंट है बेटा, ब्रिटिशर्स ने हमें मॉनेटरी सिस्टम दिया। मॉनेटरी सिस्टम दिया, मॉनेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, मतलब जो करेंसी का कॉन्सेप्ट है, मनी का कॉन्सेप्ट है, वो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। इससे पहले इंडिया फॉलो करता था बार्टर सिस्टम। अगर आपने मेरे साथ मेरे लेक्चर में मनी एंड बैंकिंग पढ़ा होगा, आप जा सकते हो, 12th की पूरी मैक्रो की इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे मनी एंड बैंकिंग मैंने 4 लेक्चर्स में समझाया, छोटे छोटे लेक्चर्स है, आराम से वहां पे अगर आपको याद हो। बार्टर सिस्टम मैंने बताया था, जहां पे कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज आती है। अब पहले हमारा बार्टर सिस्टम चलता था, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमें मनी से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और लास्ट पॉइंट, देश कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलानी है, सब कुछ कैसे मैनेज करना है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। तो 4 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जल्दी से अभी याद करेंगे। नंबर 1, हमें इंट्रोडक्शन करवाया रेलवे का 1850 में। नंबर 2, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिखाया हमें। नंबर 3, मॉनेटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। नंबर 4, एडमिनिस्ट्रेटिव को बेटर करा, कैसे करते वो बताया। ये 4 कंट्रीब्यूशन आपके सामने बेटा। सबसे पहला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे है इन 1850। फिर तीसरा, शिफ्ट करा हमने मॉनेटरी पॉलिसी से। शिफ्ट का मतलब क्या है, क्योंकि पहले तो हम बेटा बार्टर सिस्टम पे थे, और बार्टर सिस्टम से अपन लोग शिफ्ट करके किस पाए थे बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी पे। और शिफ्ट किसने करवाया था, ब्रिटिश। लास्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देश कैसे चलाना है, गवर्नमेंट कैसे चलानी है, इसका बेटर वर्जन हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। तो ये आपके सामने है आपका फर्स्ट चैप्टर। 2 लेक्चर्स में हमने 2 पार्ट में पूरा चैप्टर डन करा है, एक एक टॉपिक के साथ। एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं है बुक में जो मैंने आपको स्किप करवाया हो, सब कुछ करवाया है। और पूरे नोट्स आपके पास अवेलेबल भी है, आपने आई गेस नोट भी करे होंगे, अगर नोट नहीं करे तो नीचे पीडीएफ में तो अवेलेबल है ही। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आई होप आपको अच्छे से मस्त करके समझ आया हो। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम 1 शॉट रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, दैट इज आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आराम से इस चैप्टर को समझेंगे। आई होप समझ आया हो। मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय जी, टेक केयर।